आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर नाम से ही जाहिर है कि वो एक मजहबी शख्सियत थे। मजहबी शख्सियत होने के साथ साथ वो आला दर्जे के कौमी सियासी कायद थे, हरकियाती जो है फ्रीडम फाइटर थे। इसके अलावा वो सहाफ़ी थे, अदीब थे, न जाने क्या क्या। तो उनका जो है यौम वफ़ात, जिसके चलते हमने सोचा कि उनका ज़िक्र किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तजिया निगार जनाब सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब। गयूर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बेहद शुक्रिया आपका। आपको, आपके नाजरीन को मेरा आदाब। जी ना, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या तस्वीर सामने आती है? एक बड़ी पुरवकार शख्सियत का चेहरा नज़रों के सामने आ जाता है। थोड़ा सा तारीख हम पढ़े हुए भी हैं, और थोड़ा सा उनको वो शोहरत भी इतनी मिली हुई है उनको कि थोड़ा भी पढ़ा लिखा आदमी उस चेहरे को तो भूल नहीं सकता, जिस चेहरे को बचपन में भी जो है किताबों में पढ़ा है, मज़ामीन में पढ़ा है, मुख्तलिफ जरायद में पढ़ा है जिनके बारे में। तो एक पुरवकार शख्सियत, एक अजीब मखसूस अंदाज की टोपी, एक बांकी सी मूछें और एक हल्की सी दाढ़ी, और उसके साथ जो है एक तनोमन तवाना किस्म के जो है पुरकशिश व जाजिब शख्सियत का तस्वुर आता है उनको देखकर। जी। वो कहाँ और किस खानदान में पैदा हुए? ये उनके वालिद का नाम माफ कीजिएगा मैं भूल रहा हूँ, वो इनकी बड़ी कम उम्री में गुजर गए वो। और रामपुर जो रियासत हुआ करती थी इंडिपेंडेंट इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले ब्रिटिश इंडिया में, रामपुर रियासत के थे वो। और एक अच्छे अच्छे शरीफ और मुतमव्विल घराने से उनका ताल्लुक था। और इनकी वालदा साहिबा, उन्होंने बड़ी मेहनत की अपने बच्चों को पढ़ाने में, और उनको न सिर्फ ये कि न सिर्फ ये कि जो है जिद्दोजहद आज़ादी की तरफ राग़िब किया उनको, और ये उनके जहन में ये बात बिठाई कि इन लोगों को जो है आज़ादी की के लिए कोशां रहना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने उनको आला असरी तालीम से आरास्ता करने के सारे सारे जतन किए। इंतजाम। चुनाचे इन्होंने फिर विलायत जाकर भी अपनी तालीम मुकम्मल की, अच्छा। और जगहों पर तो पढ़ाई पढ़ा, और विलायत भी जाकर इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। जी। आपने बताया कि वालिद साहब बहुत कम उम्र में गुजर गए। वालिदा की तमाम जो है काविशों और मेहनतों के बाद जो है ये एक शख्सियत उभर के निकली। तो वालिदा की क्या मसरूफियात रही? वालिदा एक खालिसतन एक हाउसवाइफ थी, हम्म। लेकिन उस जमाने की शरीफ खवातीन की तरह, शरीफ से मुराद मेरा नोबल, लर्नेड, एलीट, समाज में एक हैसियत रखने वाले लोग, हम्म। वैसे लोगों की तरह उनकी घरेलू तालीम के बावजूद वो एक समझदार, सूझबूझ, बेइंतहा सूझबूझ रखने वाली खातून थी। और उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली साहब, और एक बेटे थे उनके जुल्फ़िकार अली, इन लोगों को जो है आला तालीम से भी आरास्ता किया, और इन लोगों में अच्छे अखलाक और अच्छे अज़ाइम पैदा करने की सारी सही भी की। जी। माली वसाइल कहाँ से जमा किए थे होंगे? इनके वालिद के ज़माने में तो ये लोग ज़रा खाते पीते अच्छे ही लोग थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ है कि ज़रा माली मुश्किलात से ये लोग दो चार रहे। मगर रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ का देने वाला है, और अच्छी नीयत के साथ कोशा रहें तो अल्लाह इज़्ज़त के साथ रिज़्क़ भी देता है, इल्म भी देता है, हैसियत भी देता है। और ये फिर और एक मिसाल है हमारी नज़र के सामने कि ऐसा हुआ। जी। तो बचपन के अहवाल अगर कुछ जानते हैं मौलाना के, तो आप ज़रा बताइए। मौलाना की ज़िंदगी एक फ़आल और पुरजिद्दोजहद ज़िंदगी रही, और हम्म। उनकी ज़िंदगी का सारा कुछ मामला जो हम तक जो है पहुँचा ज़्यादातर, वैसे तो उनकी जो है बायोग्राफ़ीज़ भी हैं, रईस अहमद जाफ़री साहब ने भी जो है लिखी हुई है, और लोगों ने भी लिखी है उनकी बायोग्राफ़ीज़। मगर बचपन के हालात से कम-ख़ा वाक़िफ़ नहीं हूँ मैं ज़्यादा। अच्छा। लेकिन उनकी सियासी जो सरगर्मियाँ रहीं, हम्म। सामाजी जो सरगर्मियाँ रहीं, सियासी जो सरगर्मियाँ रहीं, उनके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी नज़र है सियासी इत्तेफ़ाक। सरगर्मियाँ जब उन्होंने शुरू की तो वो कौन से उसमें थे, पीरियड में थे उनके लाइफ के? जी,
बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इनकी पैदाइश होती है गालिबन सन 1878 में, लेकिन उसके बावजूद सन 2006 में 1906 में जी। 1906 में ये ढाका में जब मुस्लिम लीग का क़याम होता रहता है, हम्म। क़याम पजीर होती रहती है मुस्लिम लीग ढाका में, ये जी। उस वक्त भी वहां पर मौजूद रहते हैं। मतलब ये कि काफी कुछ कम उम्री से वो हम्म। जो है सियासी मैदान में अमल पैरा हो चुके थे। जी। और इनका पहला ताल्लुक मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग से रहा। हम्म। इनका ताल्लुक जो है ये कांग्रेस से रहा। मुस्लिम लीग से भी इनकी हमदर्दियां रहीं, लेकिन आगे चलकर इन्होंने जो ज्यादा नाम कमाया वो उनका खिलाफत मूवमेंट के जो बानियान में इनको तस्वुर किया जाता है, इनको, इनके भाई शौकत अली साहब को और दीगर असहाब थे, बहुत सारे लोग थे उसमें, जी। लेकिन ये भी थे, बड़ी फ़ाल शख्सियत थे और खिलाफत मूवमेंट को इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर अता किया अपनी जी। मौजूदगी से। थोड़ा खिलाफत मूवमेंट के ताल्लुक से बताइए लोगों को, अगर नहीं मालूम है तो। देखिए, जिस ज़माने में जंग अज़ीम अव्वल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने ज़ोरों पर थी, उस वक़्त ये इम्कान पैदा हो चला था कि तुर्की चूँकि जर्मनों का साथ दे रहा है, इसलिए तुर्की पर जो है मग़रिब की तरफ से, यानी मैं तो हमेशा वेस्ट कहने के बजाय जो है क्रिश्चियन ताकतें कहना पसंद करूँगा, क्योंकि बात वही थी, लेकिन कभी क्रिश्चियन नहीं कही गई। हम्म। लेकिन मुसलमानों के मामले में चाहे कोई कैसा भी रहा हो, हम्म। उसको मुसलमान ज़रूर कहा जाता, हम्म। जबकि जबकि ज़रूरी नहीं है कि वो इस्लाम के नाम पर कुछ कर रहा हो, वो अपने इक़्तिदार के लिए कर रहा होगा। जी। तो तुर्की की हुकूमत जो है ज़रा ज़ुबू-हाली का शिकार हो चुकी थी। बहुत अरसे से वहाँ की खिलाफत, वहाँ की बादशाहत जो थी, हुक्मरानी, उसमें उसमें कुछ-कुछ रखने पड़ने शुरू हो गए थे। यूरोप अपने आप में बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो रहा था। हथियारबंदी वग़ैरह बड़े ज़ोर-ओ-शोर में चल रही थी। यूरोप में और अफ़्रीका में और एशिया में तुर्की की बड़ी वसीअ अरीज़ सल्तनत फैली हुई थी। तो वैसे वक़्त में तुर्की की हुकूमत के खिलाफ जो जो ताकतें सफ़ारा थीं, उन ताकतों पे जब जंग छिड़ी, तो एक तरफ जर्मनी हो गए और दूसरी तरफ जो है ये तुर्की का साथ लेकर हम्म। जो है फ्रांस और बर्तानिया खिलाफ हो गए उनके, जर्मनों के। ग्रीक्स भी उनके साथ थे और लोग, यानी फिर वो तो एक पूरी जंग अजीम ही हो गई थी। ठीक। तो इन्होंने चूंकि जर्मनों का साथ दिया था, इसलिए ये हुआ कि इनको इनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और जो है साथ देने की बहुत बड़ी कीमत, गालिबन जर्मनी से भी ज्यादा बड़ी कीमत इनको अदा करनी पड़ी, हम्म। क्योंकि जैसे ही जंग खत्म हुई था 1918 में, हम्म। इन लोगों की तुर्क सल्तनत के ऊपर बहुत खैर टूट पड़ा और बहुत सारे तुर्क इलाके, जैसे कि शाम है, जैसे कि लेबनान है, जैसे कि इराक है, ये सारे के सारे इनसे काट लिए गए। यूरोप के कुछ हिस्से इनसे अलग कर लिए गए और और भी दीगर तब्दीलियां आई। जरा सा आगे चल के फिर सऊदी अरब का इलाका, जो एक ज़माने में हिजाज कहलाता था, हिजाज के नाम से वो था, वो इलाका सारा का सारा इनके हाथ से जो है चला गया, छीन लिया उन लोगों ने और उसको भी इराक से अलग करके उन्होंने एक नई सल्तनत की बिना डाली, जिसको बाद में सऊदी अरेबिया कहा गया। और वो सऊदी अरेबिया का जो बानी था मलिक सऊद बिन अब्दुल अजीज, या अब्दुल अजीज बिन सऊद, फिर उनके बाद उनके बेटे सऊद बिन अब्दुल अजीज भी जो है हाकिम बने। जी। तो उनके साथ जो इश्तराकत रही बरतानिया की, बिलखुसूस इस्तेमारी बरतानिया, इंपीरियल बरतानिया कहेंगे आप, हम्म। की जो रही, तो उसके अंदर ये है, जो इन लोगों के पास जो मुकामत मुबारका जो थे, मदीना व मक्का, उन लोगों का जो तहफ़्फ़ुज़ इनके हाथ में हुआ करता था, वो इनके हाथ से छिन गया और इनके अवाम जो है, वो इनके अवाम नहीं, इनके जो जो नुमाइंदगान थे मक्के व मदीने में, उन लोगों को बड़ी बदतरीन किस्म की शिकस्त से दो चार होना पड़ा। हम्म। इसलिए नहीं कि वो लड़े लड़े और लड़कर हार गए, इसलिए कि वो लोग वहाँ खून खराबा नहीं चाहते थे। तो इन्होंने, तकरीबन कहा जाता है कि 600 तो बड़े अफसरान ने खामोशी से अपनी गर्दनें डाल दी और गर्दनें कटा दी, लेकिन हरम शरीफ के अंदर, उस अहाते के अंदर जो है इन्होंने तलवार उठाना मुनासिब नहीं समझा। जी। तो ये हुकूमत भी चले गई और एक तरह से तुर्की का इख्तिदार सऊद अरब के इलाके पर से ख़त्म हो गया
और सऊदी अरब नाम की एक मुमलकत चंद सालों के अंदर वहां पर जो है वजूद पजीर हो गई। तो अंग्रेजों को बिलखुसूस और यूरोपियन लोगों को ये अंदाजा था कि इस इलाके में बेइंतहा तेल है, और वो तेल के साथ जो है वो ये भी देख चुके थे कि मुसलमानों की सारी तवज्जुहात का मरकज, उनके सारे जो है जज्बाती लगाव का मरकज हरमैन शरीफैन है, ये मुकामात हैं। तो इन मुकामात को उस जगह से अलग कर लेना, उस हुकूमत से अलग कर लेना जिसमें कुछ ताकत है, और कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करे या उसके तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कुछ और जंग व जदाल भी कर सके। तो वो चीज़ें नहीं हुई। तुर्की में बहुत बड़ा इनक़लाब आया, तुर्की के बाद की खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया। नए लोग जिनको बाहर से मुस्तकिल मदद मिल रही थी, वो लोग उनको यंग टर्क्स बोलते थे कि ये नौजवान लोग जो है तुर्की की भलाई में आकर एक नया निज़ाम को लाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वाक़या ये है कि ये खालिसतन एक साजिश का नतीजा थी, एक बहुत बड़ी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी जिसे कहेंगे, ये उसकी एक अमली शक्ल थी कि वहाँ पर यंग टर्क्स के नाम पर कुछ नए नौजवान लोग आए, जिसमें अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल भी थे, और उनको शुरू में बहुत अच्छा समझा गया, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक बहुत बड़ा फ़रेब बनकर मुस्लिम दुनिया में उभरे, और वो फ़रेब जब तक समझ में आता ज़माने बीत चुके थे। अभी भी कई लोग इस खाम ख्याली में रहते हैं कि वो बड़े फ़आल आदमी थे, उन्होंने किसी मुकाम पर जो है इत्तेहादी फ़ौजों को शिकस्त भी दी थी, और फुला वो सारी बातें जो है वो उसका कोई सही मानों में कोई माने नहीं थे वो, बल्कि ये भी हो सकता है कि एक दिखावा भी था। लेकिन इन लोगों की हुकूमत लाने के बाद इस बीच में हिंदुस्तान में ये हो गया था कि हिंदुस्तानी अवाम बड़े बेचैन हो रहे थे। तुर्क सुल्तान ने जो है बाकायदा तौर पर जो है जमालुद्दीन अफ़गानी जैसे मुबल्लिग को, जैसे दाना आदमी को हिंदुस्तान की तरफ भेजा था कि जाओ वहाँ के दानिश्वरों से जाके बात करो और उनको समझाओ कि ये किस तरह का जुल्म सितम हो रहा है, किस तरह का जो ज़ोर जबर हो रहा है। वैसी तहरीक अपनी जगह ज़ोर पकड़ने लगी, तो उस तहरीक का साथ देने वाले अव्वली लोगों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर वगैरह जैसे लोग थे। तो इन लोगों को बात समझ में आई और इन्होंने सोचा कि नहीं, हम बरतानवी हुकूमत से का अगर साथ दे रहे हैं तो दो बातें बरतानवी हुकूमत को करनी होगी। एक तो ये कि हिंदुस्तान को आज़ादी देनी होगी, और ये कि तुर्की की खिलाफत को किसी तरह से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उनके मराहत को ऐसा रखना चाहिए बाकी। मगर ये सारा मामला बरतानिया जब तक बातचीत के दौरान सुलझाने या बातचीत के दौरान वक्त गुजारने की कोशिशों में लगा हुआ था, उस बीच में फिर ये हुआ कि तुर्की के आदमी अतातुर्क, कमाल अतातुर्क ने ही ये ऐलान कर दिया कि खलीफा की अब कोई अहमियत नहीं रह गई, उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई, उनको शहर बदर, मुल्क बदर किया जाता है, और इस तरह उनको वतन बदर कर दिया गया। तो जो तहरीक उनकी तायीद में जोरों शोर में हिंदो पाक के इलाके में बड़े जोरों शोर से चल रही थी, उस तहरीक ने अपना दम खुद ब खुद तोड़ दिया। उसकी एक वजह यह भी थी कि वह तहरीक के साथ जो है बरतानिया के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था, जिसमें पूरी तंदही से जो है मुस्लिम लीडर और जो है गैर मुस्लिम लोग लगे हुए थे, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी, वो तहरीक और खिलाफत मूवमेंट भी एक तरह से अचानक से गांधी जी ने 1922 में जो इसको विड्रॉ कर लेने का ऐलान कर दिया। अच्छा। तो खिलाफत मूवमेंट जो है थोड़ा सा अलग हो गया, वरना हकीकत ये थी कि उस जमाने में क्या हिंदू क्या मुसलमान जो है वो पूरी तरह से तायीद में थे कि तुर्की खिलाफत खत्म ना हो, और यहाँ के लोग उनकी तायीद में बात कर रहे थे। गांधी जी भी ये कह रहे थे कि अगर आप अपने मुसलमान भाई से आपकी आपकी मदद की तवक्को रखते हैं, तो अपने मुसलमान भाई के भी जो है जज्बात का ख्याल करके आपको भी उनकी मदद के लिए कमर कस लेना चाहिए। और इस बिना पर हुआ ये कि उस वक़्त का जो सियासी माहौल बना हुआ था, उस सियासी माहौल में सबसे ज़्यादा गरम माहौल को गरम रखने वाला जो मुद्दा था, वो ये खिलाफत मूवमेंट थी कि अंग्रेज़ों को परेशान रखो। और परेशान रखने के लिए तो हिंदुस्तान के तौलो अर्ज़ में बहुत कुछ जो है हो रहा था। और ये उसकी एक तरह की समझिए आप आइडियोलॉजिकल लीड ये चीज़ दे रही थी। ठीक है। सहाफती मैदान में क्या कारनामे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर के? कमाल के सहाफती कारनामे हैं उनके। उन्होंने गालिबन 1911 में कलकत्ते में एक अखबार शुरू किया अंग्रेजी में, और जिसकी देखते देखते काफी मकबूलियत बढ़ गई थी कलकत्ता शहर में। और
फिर उसके बाद दिल्ली आए और दिल्ली में हमदर्द अखबार शुरू किया इन्होंने। उसकी भी काफी पजीराई होने लगी, क्योंकि जो है उसूलों और क्या कहते हैं, अपने एक तरह की जौलानी पैदा करने वाले जो है मरासले उसमें हुआ करते थे, तो वो चीज काफी अवाम में मकबूल हो रही थी। और भी एक दो अखबार उन्होंने जो है निकाले और उससे जुड़े रहे, मगर कमाल ये था कि वो खालिसतन हिंदुस्तानी मशरिकी मिजाज के आदमी होने के बावजूद, एक दीनी किस्म का भी मिजाज रखने के बावजूद, वो अंग्रेजी अखबारों में बेतहाशा लिखते थे। हिंदुस्तान के बड़े अंग्रेजी अखबारों में, लंदन के अखबारों में, लंदन के अलावा बरतानिया के दीगर शहरों के अखबारों में इनके मज़ामिन तवातर के साथ छपते थे और उसकी बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था उसको। जी, तदरीसी मैदान में इनका जो है क्या अचीवमेंट है? तकरीर कहा आपने? तदरीसी मैदान में एज एन तजरीदी? एजुकेशनिस्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो उस जमाने के सारे ही लीडर ऐसे थे जो एजुकेशन पर भी पूरी तरह से कोशां थे, कि एजुकेशन के फरोग के लिए कोशां थे। इन लोगों को खुसूसन मुस्लिम लीडरशिप को वो जमाने में अंदाजा हुआ था कि बहरहाल कैसा भी हो, अंग्रेजी तालीम से अपने आप को जरा जुदा रखने के नतीजे में ये थोड़ा पीछे पड़ गए, मुस्लिम कौम थोड़ा पीछे पड़ गई है, क्योंकि सरकारी मुलाजिमतों में इनकी मौजूदगी ना होने के बराबर थी। इन्होंने खुद नहीं लेना चाहिए थी, इन्होंने बाकायदा बायकॉट किया था। एक अंदाजे के मुताबिक रफली स्पीकिंग 1720 से लेके 1780 तक जो है ये हाल रहा कि मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर ये तय किया था कि हम अंग्रेजी तालीम का बायकॉट करेंगे, अंग्रेजी मुलाजिमतों का बायकॉट करेंगे। जी। तो मुसलमान तो खैर अपने उसके ऊपर कायम रहे कि वो अंग्रेजी तालीम का बायकॉट करते रहे। इनके अपने मदरसे, काफी कुछ होनहार किस्म के समझदार और काबिल लोगों की पैदावार तो हो रही थी, लेकिन अंग्रेजी तालीम से वो लोग बेबहरा थे। तो हम देखते हैं कि अच्छा। ये हुआ कि जो मैट्रिकुलेशन का एग्जाम हुआ, उस मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में तकरीबन 58,000 बच्चे जो है तलबा ने मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास किया, और उसमें से सिर्फ गालिबन 250-260 बच्चे मुसलमान थे। जी। तो ये जो गैप आया, ये बहुत बड़ा गैप था, और ये गैप आज तक भी फुलफिल नहीं हो सका एक तरह से। अच्छा। लेकिन देखिए, होता ये है ना कि उतना अर्ली अगर आपने आला तालीम हासिल कर ली या असरी तालीम हासिल कर ली, तो उतना पहले ही लोग आपके जो है तालीम की तरफ रागिब हो गए, और उतना पहले ही फिर रास्ते बनना शुरू हो गए आने वाली नस्लों की तालीम के। तो एक तरह से दो नस्लें ऐसी चली गई जिनको वो रेस में पीछे हो रह गए वो लोग। जी हाँ। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम का ख्याल इनको कैसे आया? बहुत बहुत बड़ा कारनामा है उनका, गो कि ये खुद जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। जी। और उससे जुड़े हुए भी रहे। कुछ इख्तलाफात इनके बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दीगर बानियान के साथ, जैसे विखारुल मुल्क वगैरह, वैसे लोगों से थोड़े बहुत इख्तलाफात रहे इनके, लेकिन ये वजह ही नहीं थी कि वो उन्होंने जामे मिलिया इस्लामिया की दागबेल डाली। वो दागबेल जो है फिर डालने की और वजूहत थी, इनको जरूरत महसूस हो रही थी कि दिल्ली वगैरह में भी एक बड़ा इदारा जो है हो। तो इन्होंने जामे मिलिया को फिर जो है दिल्ली में मुंतकिल कर लिया, और आज भी बड़े जोरों शोर का इदारा है, बड़ी कदर की निगाह से देखा जाने वाली जी। जामिया है वो। जी। जामिया मिलिया इस्लामिया के शुरुआत के पीछे क्या मकासद व गरज थे? तालीम से आरास्ता करना उम्मत, कौम के लोगों को ज्यादा से जी। ज्यादा। देखिए, माशी तौर पर जो है वो आ रही थी, क्या तरक्की हो रही थी। माशी तरक्की जब होती है तो रोजगार के वसाइल जो है खड़े होते हैं, उसके लिए तालीम ज़रूरी है। तो आइंदा की ज़रूरियात को देखते हुए वैसे रोजगार के मौक़ों के लिए असरी तालीम से भी आरास्ता करना लोगों को, जी। ये ख्याल से जो है किया गया था, और वो बड़ा अच्छा अमल था, आज तक भी कामयाब रहा। जी। जिस तरह से सर सैयद अहमद खान साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया, तो उनका मेन फोकस उसमें अंग्रेज़ी था। जी। और उस्मान अली पाशा जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का उन्होंने क़याम अमल में लाया, तो उर्दू यूनिवर्सिटी के तौर पर क़याम अमल में लाया, बहुत सारा तर्जुमे का काम वगैरह हुआ। तो जी।
इस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया किस हिसाब से यूनिक है? किस हिसाब से यूनिवर्सिटी है? यूनिक, इसका यूनिक। इसका इसका यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, यूनिकनेस, इनफरादियत जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या जी है? जी, जामिया मिलिया इस्लामिया इसकी इनफरादियत यूं शायद फौरी तौर पर तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है कि मैं वैसा कुछ पकड़ के बोलूं। जी लेकिन आप देखिए ना, ये बिल्कुल शुरुआती दौर की यूनिवर्सिटीज में है। 6-8 यूनिवर्सिटीज बनी हुई थी, मैसूर की, बड़ौदा की, हैदराबाद की के अलावा इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, ये यूनिवर्सिटीज के अलावा और कुछ ऐसा बहुत था नहीं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अपना मुकाम बना रही थी, काफी करीब थी इलाहाबाद के, यूनाइटेड प्रोविंसेस जैसे जो है बड़े सूबे को केटर करती थी। तो दिल्ली दारुल सल्तनत था, तो वैसे वक्त में जो है वहां पर भी एक वो होना एक बुनियादी जरूरत थी, और उस जरूरत को पूरा कर रहे थे वो। जी। आज जामिया मिलिया इस्लामिया किस मुकाम पे है? बतौर जामिया बहुत आला मुकाम के ऊपर है। आज भी वहाँ के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, मिसाल के तौर पर वहाँ के जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट का बड़ा आज भी दबदबा है। जामिया मिलिया के हिस्ट्री डिपार्टमेंट वगैरह के भी बहुत ज़्यादा जो है वो हैं। हम पूरी तरह से जो है नहीं जानते, खुसूसन पिछले 2-4 साल में ऐसे ऐसे ऐसा माहौल ही नहीं रहा कि ख़ास तौर पर नज़र रख के कोई एक चीज़ को खालिसतन एकेडमिक या ठीक, इल्मी सतह के ऊपर देखने की कोशिश हो। ठीक, ठीक। आजकल इतने मसाइल हैं कि उनको खालिसतन उनकी सियासी नौयत को देखकर उसके माशी जो है असरात पर नजर रखकर जो है सोचना पड़ता है। ठीक, 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 जामिया मिलिया का एक बहुत बड़ी कामयाब कोशिश थी उनकी, ठीक। और इस कोशिश में और बहुत लोग उनके साथ थे। और कमाल की बात यह है कि उनके साथ जो है हिंदू लोग भी वैसे जुड़े थे। हुँ, चित्तरंजन दास जैसे जो है कलकत्ता के बहुत बड़े लीडर, उनको उनकी एयानत हासिल थी इन लोगों को, और जी, दीगर लोग थे। और इनके जो है तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक कमाल ये है जो शायद सब पर गालिब करता है उनको, वो ये है कि ये अमली तौर पर, प्रैक्टिकल और इंतजामी तौर पर, हाँ, ये 3 बड़ी सियासी जमातों के साथ पूरी तरह से जो है मुलव्विस रहे। हुँ, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और खिलाफत मूवमेंट। ये हुँ, तीनों मूवमेंट्स अपने अपने तौर पर बेइंतहा कामयाब और बड़े और हमागीर, मुल्कगीर जो है तहरीकें थी। और इन हुँ, तीनों तहरीकों में इनका काम बहुत ज्यादा वो था। ये 1931 में जब गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में, तो इन्होंने आजादी की इतनी पुरजोर मांग की थी कि जी, ये कहा था कि अगर हमें आजादी नहीं देने वाले हैं तो आप मुझे वापस हिंदुस्तान ना भेजें, मैं आजाद हिंदुस्तान में ही जाऊंगा, वरना मुझे वहां की दफन भी ना करें। चुनाचे हुआ ये कि क्या पता इनको कुछ अंदाजा हो गया था, ये वहीं इंतकाल किए, और उसके बाद इनके जनाजे को जेरूसलम भिजाया गया, यरूशलेम, और वहां इनकी तदफीन हुई। अच्छा। तो परमिशन कैसे मिल पाई होगी? सॉरी? परमिशन कैसे मिल पाई होगी? नहीं नहीं, वो तो स्टेट ऑनर के साथ भेजे गए भाई, वो तो अच्छा, बरतानवी हुकूमत ने खुद इंतजाम किया उसका। जी, वहां जी, भी उनका इस्तिबदाद था, जी, लंदन में तो था ही था, हिंदुस्तान में भी था ही था, इनकी ख्वाहिश भी ऐसी थी। और उन लोगों को ये दिखाना भी था अपनी रवादारी, अपनी वजीदारी कैसी होती। तो उन्होंने उनकी ख्वाहिश के एहतराम में हम ऐसा कर रहे हैं, दुनिया भर को दिखाने के लिए उनका किया, और उनकी ख्वाहिश पूरी भी हुई। मालिक उनसे राजी था, तो उनको वैसे मुतबर्रिक मुकाम पर जी, वो मस्जिद अक्सा के पास जो है तदफीन हुई उनकी। जी। बड़ी बात है हमसे वो। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया आपका याद करने का। आदाब। नाज़रीन किराम, ये थे जनाब सैयद इनाम उर रहमान गयूर साहब, जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब मरहूम पर जो है अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। बहुत प्यारी प्यारी बातें उन्होंने की, ख़ास तौर पर किस तरह से अहद तफूलियत में ये अपने वालिद साहब को खोए, इसके बावजूद इनकी वालिदा माजिदा हाउस वाइफ होने के बावजूद इनकी तालीम, दीनी व दुनियावी तालीम से आरास्ता इनको किया। ये जो है विलायत जाकर पढ़े, और फिर खिलाफत मूवमेंट में बहुत जो है इनका बेहतरीन जो है इनकी शराकत दारी रही। और एक आज जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, इसके ये बानी, और फिर इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें जो है मस्जिद अक़सा के पास तदफीन किया गया। बहुत ही मेरे ख्याल से
दीनी व दुनियावी हिसाब से एक कामयाब शख्सियत गुजरी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।